तो भाई लास्ट क्लास में हम लोग प्रोटीन कर चुके थे, विटामिन्स कर चुके थे और हम लोगों ने चालू कर दिया था न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा एसिड जो किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। ये आपका दो टाइप का हो सकता है, या तो हो सकता है डीएनए या हो सकता है आरएनए। डीएनए जिसकी फुल फॉर्म क्या थी? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए जिसकी फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमने देखा ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये होते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, सॉरी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो बना होता है दो यूनिट का, एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो अगर आप न्यूक्लियोटाइड को तोड़ो तो ये आपको दे देगा न्यूक्लियोसाइड और क्या देगा? फॉस्फेट ग्रुप। अब बचा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड भी दो यूनिट का बना है, अगर आप उसको तोड़ो तो देता है एक तो पेंटोज शुगर और एक देता है नाइट्रोजनस बेस। लास्ट क्लास में हम लोग पेंटोज शुगर का जिक्र करके गए थे कि सर ये 5 कार्बन की जो शुगर है दो टाइप की हो सकती है। एक शुगर का नाम है राइबोज शुगर और एक का नाम है डीऑक्सी राइबोज शुगर। डी का मतलब है रिमूवल, ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। सर ऐसी पेंटोज शुगर जिसमें सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होगा उसको तो क्या कहोगे? डीऑक्सी राइबोज। और अगर सर सेकंड कार्बन पर कौन हुआ? ऑक्सीजन हुआ, तो इस पेंटोज शुगर को क्या नाम दिया जाएगा? राइबोज शुगर। ये जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है ये पाई जाती है डीएनए में, और ये जो राइबोज शुगर होती है ये पाई जाती है आरएनए में। हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? डीएनए क्या आरएनए? डीएनए। इसका मतलब हमारे अंदर जो भी पेंटोज शुगर है वो कौन सी है? डीऑक्सी राइबोज। दूसरा जो था न्यूक्लियोसाइड का हिस्सा, एक तो पेंटोज शुगर जो दो टाइप की हमने पढ़ी, दूसरा है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन का बना हुआ बेस। देखो जनरली अमाइन जो होता है NH2 ये होता है बेसिक नेचर में, तो ये या इसका डेरिवेटिव अगर मौजूद है तो वो अपने लिए बन जाता है नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं, नाम दिखाई दे रहे हैं, क्या नाम है? प्यूरिन और ये क्या है? पाइरिमिडिन। प्यूरिन के दो एग्जांपल बनाए गए हैं, इन दोनों में कोई कॉमन चीज नजर आ रही है जो इससे अलग हो इन तीनों से? इसमें सर 2 साइकिल, और इन तीनों में कितनी साइकिल्स हैं? सिर्फ सिंगल। तो प्यूरिन्स ऐसे नाइट्रोजनस बेस होंगे जिनके अंदर कितनी साइकिल्स होंगी? 2। हेटेरोसाइक्लिक है क्या? हेटेरो का मतलब सर साइकिल में कार्बन के अलावा भी कोई और एटम है क्या? नाइट्रोजन नजर आ रहा होगा सबको, हेटेरोसाइक्लिक है। फिर आपको यहाँ ये NH नजर आ रहा है, पक्की बात है? क्या पेंटोज शुगर के पहले कार्बन पर OH नजर आ रहा है? तो सर यहां से तो OH और यहां से कौन? H, क्या निकल जाएगा? H2O। और कौन कौन जुड़ जाएंगे? सर ये नाइट्रोजन और ये पहला कार्बन। अगर पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ गए तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। तो सर इस हिसाब से अगर पेंटोज पकड़ा डीऑक्सी राइबोज तो एक पॉसिबिलिटी मैं ये नाइट्रोजनस बेस कौन सा लेता हूं? एडेनाइन। ठीक है, तो ये मिल जाएगा। या नाइट्रोजनस बेस क्या ले लिया? गुएनाइन। तो यहां आपको नजर आ रहा है NH, यहां से H और यहां से क्या चला जाएगा? OH। अगर पाइरिमिडिन की बात करें तो साइटोसाइन। हाँ भाई, साइटोसाइन में आपका ये रहा आपका NH2, ये चला जाएगा। सेम यहां पर अगर हम लोग बात करें, नहीं, हाँ यहाँ से OH और आपका H2 चला जाएगा, और यहाँ से आपका OH और चला जाएगा H2। तो कहने का मतलब ये पेंटोज शुगर का कौन से नंबर का कार्बन? पहला। किससे जुड़ जाता है? ये जुड़ जाता है नाइट्रोजनस बेस से, और ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना देते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। डीएनए में इन पांचों में से 4 होंगे। पांचों में से सर कौन सा नहीं होगा? यूरेसिल। कौन सा नहीं होगा? यूरेसिल। तो मतलब सर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये मतलब एडेनाइन होगा, गुएनाइन होगा, साइटोसाइन होगा और थायामाइन। और
आरएनए में भी इनमें से 5 में से क्या होंगे 4। अब ये चीज तो सर समझ में आ गई होगी, इसे यूरेसिल होगा। कौन सा नहीं होगा, ध्यान से सुन लो, थायामाइन। कौन सा नहीं होता? तो एक क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। जितना अब तक पढ़ा है उस हिसाब से डीएनए में शुगर कैसी होती है, डीऑक्सीराइबोस। आरएनए में कैसी होती है, राइबोस। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, थायामाइन। आरएनए में थायामाइन की जगह कौन सा पाया जाता है, बेसिक साहब। और अगर अब तक जो पढ़ा है वो डीएनए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, और जबकि आरएनए जो है वो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि वायरस। ठीक है, वायरस के अंदर। तो सर हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है और क्या है, शुगर। अगर तुम डीएनए पढ़ रहे हो तो शुगर दोनों में से कौन सी लेनी है, डीऑक्सीराइबोस। अगर तुम आरएनए बनाने जा रहे हो तो दोनों में शुगर कौन सी लेनी है, राइबोस। ठीक है, तो सर हम एक तो ले लेते हैं हमारी पेंटो शुगर डीऑक्सीराइबोस, और एक क्या ले लेते हैं, नाइट्रोजनस बेस। वो तुम्हारी इच्छा है, ए लेना है, जी लेना है, सी लेना है, के डी लेना है, यू लेना है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में समझाते हैं। अब तुम समझ तो गए हो जुड़ेंगे कैसे। ये पेंटोस का कौन सा कार्बन जुड़ेगा, बस पहला कार्बन, नाइट्रोजनस बेस। अब फॉर एग्जांपल मैंने ले ली अपनी पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, चलेगा, काम करो, बना ही देता हूं। पेंटोस शुगर मान लो मैं डीऑक्सीराइबोस ले लेता हूं। ये पहले कार्बन पर OH था, पर ये तो सर निकल जाएगा ना H2O, और किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजनस बेस से। नाइट्रोजनस बेस मान लो तुमने क्या लिया है, एडेनाइन, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये जुड़ गया। ऐसे ही सर हम लोग एक और बेस ले लेते हैं। सर छाले को इंग्लिश में कहते हैं। इस बार बताओ यहाँ क्या लगा है, कुछ भी ले लो, बस यू मत लेना। चलो जी, क्या लगा दिया आपने, जी। बाकी सारा स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा। CH2, कोई समस्या? ये एक न्यूक्लियोसाइड है, ये एक न्यूक्लियोसाइड है। दोनों में कॉमन क्या है, शुगर। दोनों में कॉमन क्या है, शुगर। अलग क्या है, नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस की वजह से ये न्यूक्लियोसाइड अलग अलग हो गए। अब देखो, अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप जनरली होता है PO4 माइनस। PO4 माइनस का स्ट्रक्चर देख लो भाई लोग। बहन लोग भी है, भाइयों की बहनों, इससे से मतलब मेरे को भाइयों के भाइयों, अभी ठीक है। हाँ भाई, ये है फॉस्फेट PO4 माइनस 3। ये आया कहां से, चेक, आया कहां से, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO, PO3 नहीं, PO4, H3PO4 यहां से आया। अगर इस पांचवें पर OH नजर आ रहा है तो यहां से H2 जा सकता है क्या? यस सर। चलो हमने H2 निकाला, जुड़ गए आपस में। सर नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक ग्रुप मिलके एक यूनिट बनाते हैं जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो मैंने क्या कहा था, न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ दो, फॉस्फेट ग्रुप, तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। अब मुझे बताओ, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए पेंटोस शुगर का कौन सा कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? पहला कार्बन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनस बेस से, पांचवा कार्बन जुड़ा हुआ है फॉस्फोरिक एसिड से या फॉस्फेट ग्रुप से। सही बात है। ऐसे ही अगर मैं इसके लिए भी बनाऊं तो मैं कह दूंगा कि सर इसका भी पांचवा कार्बन जो है वो फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ जाएगा। कोई समस्या? बस यही है ना, यहाँ ऑक्सीजन है, यही है। हाँ भाई, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है।
अगर इन दो न्यूक्लियोटाइड को मैं पास में रख दूं तो देखो जरा, इसका तीसरा कार्बन जिस पर OH है और यहाँ नीचे फॉस्फोरिक एसिड जिस पे OH है, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या H2 निकाल सकते हैं? अगर H2 निकाल दिया तो क्या ये आपस में जुड़ जाएंगे? है कि नहीं? एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन दूसरे न्यूक्लियोटाइड का पांचवा कार्बन आपस में जुड़ गए हैं एक बॉन्ड से, जिसको कहते हैं फॉस्फो डाइईस्टर तीन टाइप की बॉन्ड तुम अब तक पढ़ चुके हो इस चैप्टर में। पहली जो आई थी जो कार्बोहाइड्रेट को जोड़ती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसमें हम 1,4 यूज में लेते थे, 1,2 लेते थे, 1,6 लेते थे, अल्फा और बीटा भी लिया करते थे कभी कभी। फिर उसके बाद हमने देखा जब पढ़ा प्रोटीन अमाइनो एसिड आपस में जिस बॉन्ड से जुड़ते थे उसको कहते हैं पेप्टाइड। बहुत सारे जुड़ जाते थे तो पॉलीपेप्टाइड। और अब तीसरे टाइप की बॉन्ड आई है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो किन दो यूनिट्स को जोड़ रही है? दो न्यूक्लियोटाइड्स को। तीनों की डेफिनेशन कई बार बोर्ड में आई है, तीनों की। तो द टाइप ऑफ लिंकेज और बॉन्ड व्हिच जॉइंस टू न्यूक्लियोटाइड्स इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बात आ रही समझ में? इनमें कॉमन क्या होगा सर? एक तो पेंटोस शुगर, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड, अलग क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस। तो इसका मतलब सर हम एक सीक्वेंस बना सकते हैं, है ना? अब मैं ये काफी बड़ा होने वाला है तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके बनाता हूँ। शुगर हम समझ गए, शुगर को मैं S से बनाऊंगा। फॉस्फेट ग्रुप समझ गए, इसको P से बनाऊंगा। और नाइट्रोजनस बेस का सिंबल तो अपने पास में है ही। कार्बोहाइड्रेट वाला बॉन्ड कौन सा था, उसका नाम बताना। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिड। देखो भाई, ये शुगर है, शुगर का पांचवा कार्बन से जुड़ा हुआ है फॉस्फेट, शुगर के पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनस बेस, शुगर के तीसरे कार्बन से फिर से कौन जुड़ा? और यहाँ शुगर के पांचवे से, यहाँ पर दूसरा नाइट्रोजनस बेस पकड़ लो, मान लो T पकड़ लिया, फिर वापस से तीसरे कार्बन से फॉस्फेट, यहाँ पांचवें कार्बन से, यहाँ पहले कार्बन से मान लो C मान लिया। ऐसे ही चलता चला जाएगा और ऐसे ही आगे ये बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे करके एक लंबी सी चेन मिल जाएगी जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड होगा कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। बस उसी को तुम क्या कह दोगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और अगर सर पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो मतलब इन्हीं से क्या बना होगा? हमारा DNA या RNA। अगर बेटा तुम RNA बना रहे हो तो बस T मत डालना, T जगह क्या डालना? U डालना। T जगह क्या डालना है? U डालना है। बात आ रही समझ में? फिर से सुन लेते हैं भाई। न्यूक्लियोटाइड सबसे पहले जो किस किस का बना होगा? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप का। सर इसे हाइड्रोलाइज कर दे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड से क्या है सर? न्यूक्लियोसाइड किस किस का बना है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस। तो इसको हाइड्रोलाइज कर दोगे तो हमें पेंटोस शुगर मिल जाएगा और नाइट्रोजनस बेस। पेंटोस शुगर दो टाइप की बताई सर। अगर हम डीएनए को हाइड्रोलाइज कर रहे तो पेंटोस शुगर कौन सी मिलेगी? डीऑक्सीराइबोज। और अगर आरएनए को कर रहे तो राइबोज। सर अंतर क्या है? ये रहा अंतर। अगर वो डीऑक्सीराइबोज हुआ तो दूसरे कार्बन पे क्या नहीं होगा? ऑक्सीजन। और अगर राइबोज हुआ तो दूसरे कार्बन पे क्या होगा? ऑक्सीजन। आया बेसिक समझ में? ठीक है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया, मान लो एक डीएनए की चेन का और एक स्ट्रक्चर किसका बन गया? आरएनए की चेन का। अब हमारे पास में एक अंतर आता है सबसे पहले तो डीएनए आरएनए में। तो डीएनए आरएनए में कुछ अंतर तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे। और सुन लो, डीएनए में एक चेन और इसके सामने दूसरी चेन होती है। इन चेन को बोलते हैं स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? स्ट्रैंड। तो डीएनए में कितने स्ट्रैंड हुए? दो। तो डीएनए को बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड। क्या बोलते हैं? डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए में कितने स्ट्रैंड हो गए? तो उसको बोलते हैं अपन सिंगल या मोनो स्ट्रैंड। आता समझ? दूसरा, शुगर डीएनए में कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए में कौन सी होगी? राइबोज।
तीसरा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में कौन कौन से होंगे? ए, जी, सी, टी। आरएनए में क्या होंगे? ए, जी, सी, यू। ठीक है। यस सर। अगला अंतर, डीएनए में जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पायरिमिडिन्स भी होंगे। यस सर। ये अभी आगे आएगा कि ये पेयर्स में पाए जाते हैं। एक प्यूरिन पायरिमिडिन से जुड़ता है, एक पायरिमिडिन से। तो इसका मतलब जितने प्यूरिन हुए उतने क्या होंगे? जबकि आरएनए में ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों अनइक्वल नंबर में भी पाए जा सकते हैं। अगला अंतर, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है हायर या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है लोअर या प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स का। क्या? जेनेटिक मटेरियल which is responsible for transferring of characters from one generation to another। अगला अंतर, जो आपका आरएनए है ये अपनी कॉपिंग, जिसको बायोलॉजिकली बोलते हैं रेप्लिकेशन, क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए अपने जैसे और कॉपी बना सकता है, जबकि आरएनए ऐसा नहीं कर सकता। डीएनए में जो सीक्वेंस होता है ना नाइट्रोजनस बेस का, बाकी किसी का तो सीक्वेंस बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये बाकी सब में कॉमन है। ये सीक्वेंस डिसाइड करता है कि प्रोटीन क्या बनेगा। सीक्वेंस डिसाइड करेगा प्रोटीन क्या बनेगा। तो मतलब कि तुम्हारे पेरेंट्स का जो डीएनए में जो सीक्वेंस है, किसका सीक्वेंस? नाइट्रोजनस बेस का। वो डिसाइड करता है कि ऑफस्प्रिंग कैसी बनेगी, बिल्कुल उन्हीं की जैसी क्यों बन रही है, क्योंकि जो सीक्वेंस तुम्हारे पेरेंट्स के डीएनए में है उसकी कॉपिंग होने के बाद में सिमिलर, मतलब वैसा कुछ स्ट्रक्चर आपके बॉडी में भी जाएगा। डीएनए गया तो डीएनए किस चीज के लिए रिस्पांसिबल होगा? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन किसके लिए रिस्पांसिबल है? तुम्हारे बॉडी स्ट्रक्चर के लिए। आटा ठीक है भाई। यस सर। तो रेप्लिकेशन सिर्फ कौन कर सकता है? डीएनए। एक रूल है चारगाफ रूल। क्या है नाम? चारगाफ रूल, जो कहता है A plus T is always equal to C plus G। A और T को जोड़ दो C तो हमेशा C और G के। क्या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? A plus T अपॉन C plus G इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं चारगाफ रूल। ये डीएनए के अंदर फॉलो किया जाता है। डीएनए में हर प्यूरिन पायरिमिडिन से जुड़ता है। कैसे? सर। प्यूरिन अगर आपका A है तो ये सामने पायरिडिन T से जुड़ेगा, आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2। अगर आपके सामने यहाँ पर C है एक स्ट्रैंड में, तो सामने वाले स्ट्रैंड में क्या होना चाहिए? G। और ये आपस में कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं? 3 बनाते हैं। आप ध्यान से देखना, मैं एक डीएनए का रफ स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। हमारे पास सर एसी बंद कर दीजिए। तेरे पास रिमोट है, तूने चालू किया था। बताओ कौन सा नाइट्रोजन, कौन सा डालू बेस? ए डाल जी बचा। ए डाल दूं? फिर बी डाल चलो जी डाल देता हूं। फिर यहाँ पे फिर से अपना शुगर आ जाएगा। यहाँ क्या डालूं? ए डाल देता हूं। ठीक है। डीएनए डीएनए के लिए टी तो चलता रहेगा वो आगे। नहीं हाँ तो ठीक। इसके सामने ऐसा ही स्ट्रैंड होगा, पर एक समस्या है, उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि सर तुमको आपस में जोड़ने हैं नाइट्रोजनस बेस, तो इसके सामने अब तक तो नाइट्रोजनस बेस को राइट में रखा, अगर सामने स्ट्रैंड को जोड़ना तो वो आना चाहिए लेफ्ट में। तो ए के सामने क्या आएगा बेटा? टी आएगा। यहाँ पे तो आ गया तुम्हारा शुगर, यहाँ आ गया पेंटोज। अब यहाँ फिर से कौन आएगा तुम्हारा? पेंटोज। यहाँ कौन आएगा? शुगर। हाँ भाई यहाँ क्या रखूं? सी। यहाँ सी आएगा। यहाँ सी हो गया तो यहाँ आ गया तुम्हारा पेंटोज, यहाँ आ गया शुगर, और यहाँ कौन आएगा? यहाँ आएगा टी। यहाँ टी आ गया तो यहाँ पेंटोज, यहाँ पर तुम्हारा शुगर, यहाँ कौन आएगा? ए। फिर यहाँ तुम्हारा पेंटोज फॉस्फेट आ गया, और यहाँ पे आ गई तुम्हारी शुगर, और यहाँ कौन आएगा? ये कहीं तो खत्म होगा, कहीं तो खत्म होगा। सर मान लो यहाँ खत्म हो गया,
हाँ भाई, तो यहाँ कौन सा कार्बन अब बॉन्ड नहीं बना रहा? थर्ड। इसको कहते हैं 3' है। यहाँ कौन सा अब आगे बॉन्ड नहीं बनाएगा? तो इसको कौन सा एंड बोलते हैं? 5' है। मुझे बताओ यहाँ आगे कौन आएगा? 5' एंड कि 3' एंड? उल्टा ही है, उल्टा रखा है। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा तुम्हारा 3' एंड, और यहाँ 5। और यहाँ नीचे कौन सा एंड आएगा? 5'। कहते हैं डी, अच्छा इनको जोड़ दो तुम, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से? सीधा सीधा ही नहीं। नहीं, सीधा सीधा बॉन्ड का मतलब कोवलेंट बॉन्ड, और डॉटेड का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। सर शुगर से फॉस्फेट नहीं इसमें जुड़ा आपने क्या? नीचे करा है। शुगर से फॉस्फेट नहीं जुड़ा क्या? 5वें पे। 5 कहाँ पे? 5 उधर वाले पे जाएंगे। 5 डैश दोनों 5 डैश। तो फिर यहाँ पे फॉस्फेट को आगे बढ़ाते। 3 डैश था वो तो। नहीं कुछ सेम बात है ना, वहाँ पे 5 डैश है। हाँ। फॉस्फेट तो जुड़ा हुआ है ना। जुड़ा हुआ है, खाली में दुख पर पर। अब आगे नहीं जुड़ेगा ना वो। तो फिर इधर क्यों हटा? उसकी तो बॉन्ड पूरी है ना। हाँ, फॉस्फेट हटेगा नहीं। अब फॉस्फेट अगर आगे जुड़ जाता तो आगे किससे जुड़ता? 5' तीसरे से। 5 से नहीं, तीसरे से। तो वहाँ तीसरा बॉन्ड फॉर्मेशन चला गया ना अब आगे। यस सर। पर अब यहाँ अगर तुमने फॉस्फेट यहाँ अगर तुमने फॉस्फेट को अब आगे नहीं जोड़ा है, इसी से ये राजा को। ये बंदा 3 घंटे पता घर सो के आए। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। पहले तो 3 घंटे एग्जामिनेशन में ड्यूटी थी खड़े खड़े, आप भी पढ़ फिर उसके बाद में जाकर के 2.5 घंटे पढ़ाया, फिर 1.5 घंटे की एक क्लास, फिर 1.25 घंटे की एक क्लास, और फिर से वो बंदा सो के आया। वो घर से 1 बजे फ्री होके 1 बजे से लेके 4 बजे तक सो के आया भाई। हाँ भाई, तो अब यहाँ अगर मैं फास्फोरस को रोक दूं तो अब ये आगे जुड़ेगा नहीं। अगर जुड़ता तो कौन से एंड से जुड़ता? तीसरे से, तो वो तीसरा बिजी हो जाता। नहीं जुड़ रहा है तो अब इसका मतलब ये है कि अब आगे वो फ्री है। ठीक है, इसमें सामने उल्टा काम हो जाएगा एकदम। ये डबल से जोड़ दिए, ट्रिपल से जोड़ दिया, और ये किससे जुड़ेंगे? डबल। डबल से। ये किससे जुड़ेंगे? डबल से। ये किससे जुड़ेंगे? ट्रिपल से। कहते हैं डीएनए के 2 स्ट्रैंड आइडेंटिकल नहीं होते हैं। क्या आइडेंटिकल? नो सर। नहीं है, पर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जानते हो सर? इस मार्कर के साथ ये मार्कर कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या मतलब है इसका? नहीं नहीं है, इसके साथ यही जाए। इसके साथ ये ही जाएगा। इसके साथ तुम ये नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब ये होता है, जब आप बाहर जाते हो पिज्जा खाने तो कई तरीके के आपको ऑफर दिए जाते हैं कि सर अनलिमिटेड पिज्जा का 179 का भी है एक हमारे पास, एक हमारे पास में 200 का भी है। 179 में आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगी और 200 वाले में आइसक्रीम कॉम्प्लीमेंट्री है। उसमें काट दिया फिर। इसका मतलब ये है कि जब तुम वो वाला पैक लोगे तभी तुमको क्या मिलेगी? आइसक्रीम। फ्री नहीं है, वो चार्ज ले रहे हैं उसका। आया समझ में? कॉम्प्लीमेंट्री। सर ये आइडेंटिकल कतई नहीं है, साफ दिख रहा है। तो ये ए कैरी कर रहा है, सामने वाला टी कैरी कर रहा है। पर सर ये कंफर्म है, अगर इसके सामने ए हुआ तो वहां क्या आएगा? टी ही आएगा, वहां कोई और नहीं आ सकता, क्योंकि ए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? टी है। तो दोनों स्टैंड आइडेंटिकल नहीं है, पर क्या हुए एक दूसरे के? कॉम्प्लीमेंट्री हुए। आया समझ में? डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो कि दिया था वॉटसन एंड क्रिक। क्या नाम था? वॉटसन एंड क्रिक। अब देखो, हाँ? क्रिकेटर वो। क्रिकेट वो वाला वॉटसन ने क्या? कौन सा वॉटसन? नितिन सर में शेन एक वॉटसन। है। शेन वॉटसन तो अभी कुछ सालों में आया ना, उससे पहले तो डीएनए था ही नहीं, आदमी था ही नहीं। उससे पहले था ही नहीं। क्या बताऊं? फिर तो तू ब्रेन लारा को लाड़ देता समझता होगा ना? नो सर। नहीं नहीं समझता होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं। वीरेंद्र में लिखा है। तो नितिन भी नितिन 99 होगा। नो सर। नहीं देखी? कौन सी? क्लच कौन सी? क्लच डाइस की वेब सीरीज आई क्लच, पबजी पर बेस्ड। उसमें एक लड़की होती है जो अपना नाम नितिन 99 रखती है। हैं? तेरा भी नितिन है ना? यस सर। हाँ जी।
अभी हमने जो देखा स्ट्रक्चर, उसमें कॉमन चीज क्या थी सर? शुगर और क्या था? पेंटोज। ये से पेंटोज क्या? फॉस्फेट। ये से था। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रैंड होते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड, ये जो मैंने बैकबोन बनाई है किसकी बनी हुई है? फॉस्फेट और शुगर। फॉस्फेट और शुगर। मान लेते हैं यहाँ कौन है सर? ए। यहाँ कौन है? जी। यहाँ कौन है? टी। यहाँ कौन है? सी। यहाँ मान लेते हैं सी। यहाँ मान लेते हैं सी, जी, ए, बी, टी, 1 2 3 4 5 और वापस से जी। ये सीक्वेंस अलग अलग सब में अलग अलग होगा, तभी तो हम सब एक दूसरे से अलग अलग है। हाँ भाई, इसके सामने क्या होगा? यहाँ डी, यहाँ सी, यहाँ जी, यहाँ जी, यहाँ कौन होगा? यहाँ यहाँ डी, ए और यहाँ ऐसे चलता जाएगा। जोड़ के दिखाना हो तो सर इनको जोड़ दो डबल बॉन्ड से। ट्रिपल डबल ट्रिपल 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 डबल डबल ट्रिपल। ऐसे चलता जाएगा। यस सर। ऐसे करके सर डीएनए का एक डायमीटर बन जाता है, इतना चौड़ा होता है। इस डीएनए का जो डायमीटर है वो होता है, ये याद रखनी तुमको वैल्यूज, 20 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 10 की पावर -10। ये डीएनए जो है लूप्स के फॉर्म में पाया जाता है। ये मिलकर के एक लूप बनाते हैं। ये 2 छोटे छोटे लूप्स का बना हुआ एक लूप है। एक लूप होता है छोटा, एक लूप होता है बड़ा। छोटे लूप में टोटल कितने नाइट्रोजन के पेयर आ रहे हैं? अब मैं पेयर वर्ड यूज में ले रहा हूं, क्यों? पेयर के फॉर्म में होगा ना। कितने पेयर आ रहे हैं? 4। और बड़े लूप में कितने आते हैं? 6। तो टोटल एक कंप्लीट लूप में कितने नाइट्रोजन बेस पेयर हुए? 10। 2 बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो बताओ एक कंप्लीट लूप कितना लंबा होगा? 34 एंगस्ट्रॉम। भाई एक उसमें टोटल 10 पेयर आ रहे हैं ना लूप में, और 2 लूप के बीच में कितना डिस्टेंस है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो 10 लूप अगर 10 नाइट्रोजन बेस है तो कितना हो गया भाई? 34 हो गया कि नहीं हो गया? ये नंबर बेटा याद रखने। सीधा सीधा आता है एक्सप्लेन या ड्रॉ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर या डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर या वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो ये सब बना करके आना है, सब लिख करके आना है। यस सर। आया क्या समझ में? यस सर। कोई मुश्किल चीज? सर। बता भाई बेनीवाल। एक की पोलरिटी अगर 5 डैश 3 डैश होगी तो सामने वाले की पोलरिटी क्या होगी? 3 डैश और 5 डैश। आया क्या समझ में? यस सर। हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो इतना है। थोड़ा सा और इसको अगर हम लोग समझे तो ये डीएनए जो है अपनी कॉपिंग कैसे करता है? पहले तो ये बॉन्ड टूट जाती है एंजाइमेटिकली, एंजाइम की हेल्प से। बॉन्ड टूट गई, अब ये अलग अलग हो गए। अब इनके ऊपर एक नया डीएनए बनता है। इस वाले पे भी बनेगा और इस वाले पे भी बनेगा। यहां जो बनेगा इस पर कौन सा ग्रुप आके जुड़ेगा? जी। जी। और इस वाले पर जो दूसरे के सामने बन रहा है उस पे सी, सी, जी, इस तरीके से। ऐसा होने के बाद में ये पूरा अलग हो जाएगा। तो भाई बेटा ये तो है एक पुराना स्ट्रैंड। पुराना स्ट्रैंड समझ रहे हो? पेरेंट स्ट्रैंड बोलते हैं। और इसके ऊपर बनता है एक नया स्ट्रैंड। ऐसे ही ये एक नया स्ट्रैंड और उसके ऊपर क्या बनेगा? एक पुराना स्ट्रैंड। तो कभी कभी बोलते हैं डीएनए की जो कॉपिंग है वो कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है कि सेमी कंजर्वेटिव है? इसका मतलब है कंजर्वेटिव होता तो सर ये जो पुराने स्ट्रैंड है यही आपस में जुड़ जाते हैं वापस से, कंजर्व रहा। अगर नॉन कंजर्वेटिव होता तो सर ऐसा होता कि ये दोनों जो है एकदम ही अलग अलग रहते, कभी किसी से ना जुड़ते।
सेमी कंजर्वेटिव का मतलब दो स्ट्रैंड में से एक तो क्या होगा, पुराना, एक क्या होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आरएनए जो है इस इंफॉर्मेशन को लेकर के जाता है डीएनए से। देखो यहां अगर ए था तो इसके ऊपर कौन आएगा, टी, यहां कौन आएगा, टी। अब आरएनए आकर के इस इंफॉर्मेशन को लेकर के गया है इसको कि सर मेरे पास जो बेस है वो ऐसा है कि टी है, फिर जी है और फिर क्या है, सी। अब सामने वाला जो है वो इसकी कोडिंग करता है, इसको पढ़ता है और पढ़ता है उल्टा। उल्टा का मतलब टी है तो क्या पढ़ता है उसको, ए। चला गया पेरेंट के डीएनए का सीक्वेंस, फिर यहाँ क्या पढ़ेगा, सी, यहाँ क्या पढ़ेगा, जी। तो इस तरीके से डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है और अपने नाइट्रोजनस बेस पेयर का सीक्वेंस बताता है। सर ए, जी, सी, टी, टी जो भी सीक्वेंस है, हर एक सीक्वेंस जो है उसमें 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर को कहते हैं, क्या कहते हैं, या ट्रिपलेट। तो क्या कहते हैं, कोडोन, क्या कहते हैं, ट्रिपलेट। हर कोडोन या ट्रिपलेट एक अमाइनो एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हर कोडोन या ट्रिपलेट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एक अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 20। उनको बनाने के लिए हमारे पास 61 टाइप के कोडोन्स होने चाहिए, पर होते हैं 64। होने कितने चाहिए, वो है कितने, तो इनमें 3 कहलाते हैं नॉनसेंस कोडोन, जिनका कोई सेंस, जो हमारे लिए किसी अमाइनो एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। पर ये जो रेप्लिकेशन चालू हुई थी ये कहीं ना कहीं खत्म भी तो होगी। जिस एंड पर नॉनसेंस कोडोन आ गया, नॉनसेंस कोडोन का मतलब मान लो नॉनसेंस कोडोन है ATT, ये चलता जाता अचानक से नॉनसेंस कोडोन आ गया, यहाँ पे बंद हो जाता है, अब नहीं गया। तो नॉनसेंस कोडोन का ये काम होता है बेसिकली। और जो बायोलॉजी जानते हैं, पढ़ रहे हैं, वो ज्यादा जानते होंगे, बेटर समझेंगे जो जेनेटिक्स पढ़ेंगे। आ रहा है समझ में, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये कोडोन, एंटी कोडोन, ये सब अपने सिलेबस के बाहर की चीज हो गई है। वाटसन एंड क्रिक का स्ट्रक्चर मॉडल समझ में आया? आपके नोट्स में इसके आगे ही बहुत कुछ दे रखा है कि प्रोटीन कैसे बनता है, अमीनो एसिड कैसे बनता है। अमीनो एसिड बन जाता है तो फिर उससे प्रोटीन भी बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा तो तुम बन जाओगे। हम लोग की काय के बने, प्रोटीन के तो बने कि नहीं बने, आगे ना, ठीक है। चैप्टर की लास्ट हेडिंग है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे हर एक इंडिविजुअल का थंबप्रिंट, फिंगरप्रिंट क्या होता है, यूनिक होता है, वैसे ही हर एक इंडिविजुअल में जो डीएनए है उसमें ये जो सीक्वेंस है, किसका सीक्वेंस, किसका सीक्वेंस, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स का सीक्वेंस भी क्या होता है, यूनिक होता है, अलग होता है हर एक इंडिविजुअल का। हालांकि ये बहुत ज्यादा सिमिलर होगा हमारे क्लोजली रिलेटेड जो रिलेटिव्स है उनसे। जैसे मेरा ये सीक्वेंस सबसे ज्यादा मैच किसके साथ करेगा, मेरे मदर और फादर से। हालांकि मेरे भाई से भी करेगा, पर जितना मेरे मदर फादर से करेगा उनसे थोड़ा ज्यादा वेरी वो कर जाएगा, समझ लो। तो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको बस सेल मिल जाए। सब लोग डॉक्टर सालुके को तो जानते होंगे, क्या करता है वो, बस माइक्रोस्कोप लेकर के कुछ ना कुछ खोजता रहता है। तो डॉक्टर सालुके क्या करते हैं, डॉक्टर सालुके ने भैया सबका ब्लड सैंपल ले लिया और मर्डर जो था, जो जिसकी मौत हुई थी, जो विक्टिम था, उसके बॉडी पर एक बाल पाया गया जो विक्टिम का नहीं था। डॉक्टर सालुके ने उस बाल से डीएनए सीक्वेंस निकाला। डीएनए सीक्वेंस मतलब किसका सीक्वेंस, नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस। और 4 बंदे खड़े कर दिए, ये इनमें से कोई कातिल है। सालुके ने सबका क्या लिया, ब्लड सैंपल, सबके डीएनए को पता करा और उस बाल वाले डीएनए से क्या कर लिया, मैच। एपिसोड इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, वो कहता है इन 4 में से कोई नहीं है। अब क्या होगा, अब भैया हाथ घूमेगा, दरवाजा टूटेगा और सारिका जी और अभिजीत का रोमांटिक सीन आएगा। एपिसोड ऐसे आगे बढ़ेगा और आगे जाकर के एक नया सस्पेक्ट सामने आएगा जिसमें बिल्कुल डाउट नहीं हो सकता था, वही साला कातिल है। शुरू में स्टार्टिंग में इसमें और क्राइम पेट्रोल दोनों पता लग जाता कौन कातिल है।
घर वाले देखने वाले जो एक्सपीरियंस होल्डर जो देखते हैं मैं बहुत देखता था एक टाइम पे, बहुत स्कूल से छुट्टी लेके स्कूल में छुट्टियां लेकर क्राइम पेट्रोल देख रहा हूँ सवेरे 11 बजे से रात के 11 बजे तक, फिर 11 बजे का नया एपिसोड आता था ना, वो नया एपिसोड पुराना रिपीट में देखता था। याद करते थे क्या? अरे पहले से प्रेडिक्ट करता था ये कातिल निकलेगा, ये होगा, वो होगा, सब याद, सब उस टाइम पता रहता था। फिर गिने चुने कुछ कैरेक्टर्स हैं, उन्हीं में से होगा। सारी रोमांटिक सीन या तो उनको विलन बना दिया करते थे या फिर इंस्पेक्टर, दो ही रोल होते उसमें। तो ये सीक्वेंस पता लगाया और सर जिसके डीएनए से मैच हो गया वही क्रिमिनल है। तो फोरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल है या नहीं है? फिर दूसरे सीरियल टाइप के सीरियल मेरी वाइफ देखती थी, जो डेली सोप्स आते हैं जिनमें जनरली होता है कि बंदे की या तो प्लास्टिक सर्जरी हो गई या बंदा मर गया और उसकी एक नाजायज औलाद है जो कि दावा करने आती है कि ये मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, और परिवार को घर से बाहर कर देती है। फिर परिवार की जो बहू है वो हाथ पे मारती है, सबूत लेकर के आती है और फिर वापस से हत्या लेती है। ऐसा ही होता है ना? यस सर। तो ये सब होता था जब मैं खाना खाने बैठता था तब। अब उस टाइम पे आप ना चाहते हुए भी ऐसे एपिसोड देखते हो और फिर वो हमेशा ऐसे लास्ट एंड पे लाके छोड़ देते कि अगले वाले में क्या होगा ऐसे करके। तो फिर इस कंडीशन में अगर उनमें दिमाग हो तो वो कहेंगे कि हम इसका डीएनए टेस्ट कराएंगे। होता है कभी कभी, एक्चुअल में वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। उसमें क्या करते हैं, उसमें जिसका भी वो बेटा है उसके किसी रिलेटिव का डीएनए सैंपल ले लिया, क्योंकि वो तो रहा ही नहीं ना बेचारा, उसका तो ले नहीं सकते है ना, तो उसका डीएनए सैंपल ले लिया और जो बालक दावा कर रहा है कि भैया मैं इसकी औलाद हूँ उसका डीएनए सैंपल ले लिया, दोनों को मैच किया। अगर ये दोनों रिलेटिव हैं तो कुछ ना कुछ परसेंट मैच होगा ही होगा। हो जाए तो हाँ सर दावा ठीक है इसका, नहीं होता तो फिर जेल हवालात सालू के। ठीक है, इसको बोलते हैं पैटर्निटी, पैतृकता, कि आपके पिताजी जो आपके लिए ज्यादा छोड़ के गए हैं सोच के कि 3 ही बच्चे थे, उनके जाने के बाद एक चौथा अनचाहा आ जाए, तो इस कंडीशन में डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता दी जाती है। या डीएनए प्रिंटिंग जो लावारिस लाशें होती है, मान ले तेरे YouTube के वीडियो पे एक लड़के ने नितिन नाम के बहुत अनशन कमेंट कर रहा है, अब तेरे जो फॉलोअर्स हैं उन जब इसको पढ़ेंगे तो जाकर इसका मर्डर कर देंगे, पहचान में ना आए तो इसका सर्वर कुचल के एकदम फ्लैट बना देंगे, एकदम पंक्चर टायर जैसा। अब भैया मिसिंग रिपोर्ट चल रही है, नितिन 99 गायब है, मिल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? मान लो एक लावारिस लाश मिली पुलिस को, तो ऐसे जितने भी केसेस होते हैं इसका डीएनए सैंपल निकलवाएंगे सालूके को के और तुम्हारा माता पिता करने को निकलवा लेंगे, मैच कर लेंगे, मैच हो गया तो मुबारक हो, लड़का आप मिलकर ले जाओ जाओ आराम से। तेरवा का मैं बताना हीरो को खाने आएंगे, हाँ समझे? यस सर। और अगर नहीं मिलती है तो फिर माता पिता खुश, बोला अभी उम्मीद है, अभी उम्मीद है भी हमारा लड़का जिंदा होगा, आईएएस वाईएएस बनेगा है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आई क्या? ओ भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि नहीं आती है? तो एक तो हो गया फोरेंसिक साइंस, एक हो गया पैटर्निटी, एक हो गया लावारिस लाश, और एक हमारा जो रेशियल ग्रुप है उसका इवोल्यूशन। जैसे आप लोगों ने शायद सुना हो पढ़ा हो कि कहते हैं कि इंसान का इवोल्यूशन अफ्रीका से हुआ है, मतलब अफ्रीका में जो इंसान है उसका डीएनए सीक्वेंस बाकी दुनिया के डीएनए में जो इंसान है बाकी और जो कंट्रीज में उनके डीएनए से मैच करता होगा, तभी तो कह सकते हो कि सबका अफ्रीका वाले से मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है? अफ्रीका से हुआ है सबका। हाँ, अफ्रीका से इंसान पैदा हुआ, उसके बाद में अपनी जरूरत के हिसाब से दूर दूर हो गया। किसी ने सोचा कि भैया रावण वहां रहता है, राम जी वहां मिलेंगे तो भारत चलते हैं। किसी ने सोचा कि पहाड़ों पे चलते हैं जहाँ धूप कम आए, रोशनी कम हो, तो छोटी छोटी आंखों वाले चाइनीज हो गए। फिर किसी ने सोचा कि पढ़ लिख करके भैया जॉर्ज बुश बनेंगे, वो अमेरिका चले गए, है ना। किसी ने सोचा यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, अलग अलग तरीके गाने आएंगे। किसी ने सोचा बाप की जमीन, है ना। तो इस हिसाब से सब के सब दूर दूर हो गए, वहां से अलग अलग गए, तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन होने लगा। तो हम सब दिखने में एक दूसरे से अलग अलग हो गए।
पर अगर डीएनए मैच किया जाए तो पता लगाया जा सकता है कि हम किससे ज्यादा मैच खाते। हमें कैसे पता चला कि हमारे एंसेस्टर पूर्वज बंदर है? हम तो नहीं दिखते बंदर जैसे भाई, कैसे पता करा? हमने क्या किया, सारे जानवरों का डीएनए निकाल लिया और अपने डीएनए से मैच कर डाला। सबसे ज्यादा मैचिंग किसके साथ आई? बंदर। अब बोले कि यार बंदर तो हनुमान जी का रूप है, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, हम कैसे हुए? फिर क्या, अब क्या? तो ऐसे हम लोग किससे इवॉल्व होके आए हैं? बंदरों से, एप से। कुछ तो अभी भी हैं जो नहीं हुए, जिनके बहुत वायरल हो रही वीडियोस। ठीक है भाई, तो ये आपका चैप्टर जो है बायोमोलिक्यूल क्या हो जाता है? समाप्त। देखना